खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश गनूर में जबरदस्त हादसा पेश आया। निगल सरी के पास चट्टानों के खिसकने से तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी बस दब गई। नेशनल हाईवे निगल सर्वे पर पहाड़ के चट्टान गिर गए। ट्रक और छोटी गाड़ी के अलावा कई अफराद के दबे होने की इतला है। राहत बचाव का काम जारी है। अब तक कई अफराद को बचा लिया गया है। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के सीएम विजय राम ठाकुरे से बात की। दोनों ने हादसे की तफसीली जानकारी हासिल की। पीएम मोदी ने इस मौके पर हम मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। करी ही है अभी तक पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन न्यूगलसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो। ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। लोकसभा की कार्रवाई गैरमौनी मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि महज 22% ही पार्लियामेंट चल सका। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कामकाज ज्यादा नहीं हो पाया। वाज़ेह हो कि अपोजिशन मुसलसल पेगासस, ज़राए क़वानीन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ऐवान में हंगामा बर्पा कर रही थी। ताहम ओबीसी के मामले पर हुकूमत के साथ रही। सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक कार्य संपादित किया गया। व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में कामकाज नहीं हो सका। इसके कारण इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22% रहा। सत्र के प्रारंभ में लोकसभा के 4 सदस्यों ने 19 जुलाई 2021 को सदस्यता की शपथ ली। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। संविधान 127 और संशोधन विधेयक 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 307 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों तथा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में बहस करना ही चाहती थी। किसानों के मुद्दों को जबरदस्ती खींचना चाहती थी। वहीं उन्होंने राज्यसभा में हुए हंगामे पर भी अफसोस का इजहार किया। किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के, तो हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि देखो बेईमानों, तुम ये काम न करो, किसानों का नाम बदनाम मत करो। किसानों के नाम पर जो हंगामा और हाहाकार है सिर्फ फ्रॉड है, झूठा है, और इस बात को वो खुद भी जानते हैं। इसलिए उनके पास न तर्क है न तथ्य है, केवल जो है वह हाहाकार और हंगामा मचाने का मुद्दा है। इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी, इसको कहते हैं। उन्होंने ये हंगामा किया, हिंसा किया, उसमें शर्मिंदा होने के बजाय ट्वीट कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं उस वीडियो को, विपक्ष के ही लोग। तमाशा, मतलब हमें तो लगा था कि शर्मिंदगी महसूस करेंगे, शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय और जो है वो चोरी और सीनाजोरी वाली स्थिति। सब मिलकर सरकार के ध्यान आकर्षण करने के लिए कहा था कि कोविड की मुद्दा पे चर्चा किया जाए। बेतहाशा जो महंगाई सारे देश के आम लोगों को झेलना पड़ता, इस विषय पे चर्चा किया जाए। तेल की दामों को जो वृद्धि हो रहे हैं, इस विषय पे हम सब सरकार को ये जो शिक्षा देता है, ये इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा देता है। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल बैकलॉरिएट आईबी, इसको आईबी कहते हैं, आईबी जो है इसके 5,500 स्कूलों के साथ
समझौते हैं। 159 देशों में काम करता है ये। 159 देशों के अंदर उनके स्कूलों के साथ इनके समझौते हैं। कुछ देशों की सरकारों के साथ इनके समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के, जैसे अमेरिका, कनाडा, स्पेन, जापान, साउथ कोरिया, बड़े बड़े विकसित देशों के साथ इनके समझौते हैं। तो आज खुशी की बात यह है कि हमने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का इंटरनेशनल बोर्ड के साथ समझौता हुआ है। अब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, इसके तहत जितने स्कूल आएंगे उन सभी स्कूलों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिला करेगी। बहुत बड़ी बात है ये। हमारे देश के अंदर हम जानते हैं कि 2 तरह की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के बच्चों के लिए, एक पैसे वालों के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। अभी तक सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हुआ करती थी, पूरे देश के अंदर यही हाल है। लेकिन दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सरकारी स्कूलों में हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बहुत अच्छी की है, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करवाई है, और आज सरकारी स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आने लगे हैं। आज इस करार के बाद अब हमारी दिल्ली के गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। जिस शिक्षा के लिए बड़े बड़े अमीरों के बच्चे तरसते हैं, वो शिक्षा हमारे गरीब बच्चों को, दिल्ली के गरीब बच्चों को मिला करेगी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है, इसके साथ आज जो करार हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है विदेशों से एक्सपर्ट्स आएंगे। हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत जितने भी स्कूल आएंगे, उसमें प्राइवेट स्कूल भी होंगे, प्राइवेट स्कूल भी इससे एफिलिएट हो सकते हैं हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। सरकारी स्कूल होंगे सारे। अभी 30 स्कूलों से इसको शुरू किया जा रहा है। उन स्कूलों के टीचर्स की ट्रेनिंग अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स करवाएंगे। इन स्कूलों के अंदर उन बच्चों का असेसमेंट कैसे होगा, ये इंटरनेशनल बोर्ड डिसाइड करेगा। उनकी गाइडेंस के अंदर और उनकी देखरेख के अंदर असेसमेंट की प्रणाली तय की जाएगी। इनके विदेशों से एक्सपर्ट्स आएंगे जो हर स्कूल के अंदर जाएंगे और हर स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे, हर स्कूल का वेरिफिकेशन करेंगे, हर स्कूल का सर्टिफिकेशन करेंगे कि इस स्कूल के अंदर क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर किया जाए ताकि ये स्कूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन सके। तो मुझे बेहद खुशी है कि एक तरफ जहां देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, वहीं एक बहुत बड़ी आशा की किरण जागी है कि अब हमारे, ये दिल्ली से शुरुआत है, दिल्ली के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलनी चालू होगी। हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर compete करने के लायक बनेंगे। और हमेशा से हम इस बात में यकीन रखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो एक पीढ़ी के अंदर हमारे देश की गरीबी दूर कर सकती है। हमारे बच्चे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर compete करेंगे तो दिल्ली से भी गरीबी दूर होगी, और ये मॉडल पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा, हमारे देश से भी गरीबी दूर होगी। नमस्कार। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जो मीडिया से खिताब कर रहे थे, जो कह रहे थे कि दिल्ली में किस तरह से एजुकेशन लेवल को बढ़ाना है। तो आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज समाअत हुई। राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर यह समाअत हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से जवाब तलब किया है। इस मामले की समाअत 27 सितंबर को होगी। वाज़ेह हो कि राहुल गांधी पर इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली की अस्मत दरी का निशाना बनने वाली कमसिन बच्ची की शिनाख्त जाहिर की थी।
में हुए नाबालिग के साथ रेप के मामले में उनके परिजनों की फोटो को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट करने के मामले में दाखिल याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रेप पीड़िता या रेप पीड़िता के परिवार से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की फोटो को सार्वजनिक नहीं करना है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा किया और इसीलिए इस पूरे मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मामले में सुनवाई के दौरान ट्विटर की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जिस फोटो को ट्वीट किया था उस फोटो को हटा दिया गया है और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस तो नहीं जारी किया, लेकिन इस पूरे बाबत दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस, ट्विटर और एनसीपीसीआर से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ तौर से ये कहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर तमाम जो पक्षकार हैं वो अपना जवाब दाखिल करें। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान ट्विटर की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जिस फोटो को ट्वीट किया उस फोटो से ट्विटर की पॉलिसी का भी वायलेशन हुआ है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर 27 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि 27 सितंबर को जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी उसके बीच में इन तमाम लोगों के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब बात करते हैं मुहर्रम की। ये शाह मशरक़ैन है, ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है, ये क़िबला-ए अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। गाजियाबाद के संजय नगर में मुहर्रम की शुरुआत के साथ मजलिस का इनाकाद किया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र इस मरतबा भी गाजियाबाद में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी, लेकिन मुहर्रम कमेटी के मुताबिक हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मजालिस का इनाकाद शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर अंजुमन कमेटी के मेंबर अफरोज मेहदी ने बताया कि मुहर्रम अमन और इंसानियत का पैगाम देता है। मुहर्रम पैगाम देता है बशरियत को ज़िंदा रखने का। मुहर्रम पैगाम देता है, इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है जालिम के सामने मुकाबला करने का और मज़लूम का साथ देने का। ये और मुहर्रम ये कोई त्यौहार नहीं है बल्कि आज़ादारी है, जो गम है शहादत इमाम हुसैन पर शिया हज़रात मनाते हैं और ये यादगार शहादत इमाम हुसैन की है और इसमें हम गम मनाते हैं, मातम करते हैं और तारीख़ इस्लाम को दोहराते हैं ताकि कौम के दिल के अंदर जज्बा रह सके, जज्बा पैदा हो सके। और इस जज्बे के तहत हम इंसानियत को पैगाम देते हैं कि जालिम के मज़लूम का साथ दें और जालिम के मुकाबले में उठ खड़े हों। और इंसानियत को बचाने के लिए करबला में इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी पेश की है जिसकी हम याद मनाते हैं। माह मुहर्रम में पेश आई करबला की जंग और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तमाम इंसानों को बेदार करती है, जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का हौसला देती है। बंगलुरु में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के मुहतमीम मौलाना जुल्फ़कार अली रज़ा नूरी ने इन ख्यालात का इजहार किया। बातिल अगर सर उठाए तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। जालिम अगर जुल्म करे और ख़ामोश रहना ये भी एक जुल्म ही है। अगर कोई जालिम अगर आगे बढ़कर जुल्म करता है तो आपके अंदर अगर हिम्मत है तो मुकाबला करें। करबला का पैगाम हमको यही बताता है कि यजीद पलीद ने, जो जालिम ने अहले बैत रसूल पर जो उसने जुल्म करने के लिए एक पूरी ताकत को लगा दिया था, सैयदना इमाम हुसैन और उनकी पूरी जो उनका घर था, सबको मालूम था कि बहुत बड़ी ताकत है, उससे टकराना सही नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन ने बता दिया कि अगर जालिम की कितनी भी बड़ी ताकत हो, आप उससे टकराना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, चाहे आपके पास कोई सामान है कि नहीं, मगर अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगा। यही करबला में हुआ। हमारे नौजवान और बिलखुसूस ख्वातीन इस्लाम से मैं गुजारिश करूँगा
कि आज जो अपने औकात को, अपने वक्त को वो दीगर चीज़ों में ज़ाय कर रही हैं। मैं बिलखुसूस अपनी औरतों से कहूँगा कि करबला के जो वाक़यात हैं अपने बच्चों को बताएं। जो बचपन में बच्चों को वाक़यात सिखाए जाते हैं वो बच्चे ज़िंदगी भर उन वाक़यात को याद रखते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अजमेरी शरीफ हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में कवालियों का दौर खत्म हो गया है। मुहर्रम की मजहबी रसूमात आज से शुरू होगी। मुहर्रम के मौके पर हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह में कई मजहबी प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए मुहर्रम के लिए हुकूमत की जानिब से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पर अक़लियती इदारों को राइट टू एजुकेशन से अलग कराने में किरदार अदा करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये रिपोर्ट दूसरी कई रिपोर्टों की तरह एजेंडे का हिस्सा है। कमाल फारूकी ने कहा कि सरकार को जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए वो जिम्मेदारी अक़लियती इदारों पर डाल रही है। फारूकी ने सवाल किया कि हुकूमत बनाने को तो इसको क्या क्या बना सकती है, जैसे कि स्कॉलरशिप दी जा सकती है। कितने गरीब तलबा ने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें भी दी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट से मदरसों और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अलग किया गया था। यूपीए का ज़माना था। अब जो रिपोर्ट आई है एनसीपीसीआर की, उसमें कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान और आरटी के तहत मदरसों और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लाया जाए। हमारे साथ हैं कमाल फारूकी साहब, ये उस मुहिम में शामिल थे जिससे आरटीई के तहत इन तमाम इंस्टीट्यूशन को अलग किया गया था। फारूकी साहब, अब सुधार की नई सिफारिश आई है, क्या वाकई आप मानते हैं कि वो तमाम चीज़ें नहीं हो सकी जो इस रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चों को उनका हक नहीं मिल पाया? देखिए, जो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ना, मुझको ऐसा लगता है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, इससे बू ऐसी आती है कि इसका मकसद कुछ और है। और इसका मकसद जो जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है आरटीई की, उसकी जिम्मेदारी उनके पैसे से हटाकर और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और मदरसों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मदरसों का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि मदरसे जो प्योरली रिलीजियस एजुकेशन का मामला है वो वैसे भी कवर्ड हैं रिलीजियस एजुकेशन के अंदर, उसको कोई नहीं है। बाकी आर्टिकल 30 के अंदर जितनी भी चीज़ें कवर्ड हैं उसमें जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अगर माइनॉरिटीज़ को रिजेक्ट किया जा रहा हो तो आप ये बात कह भी रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास सरप्लस है और वो सरप्लस के लिए पूरी नेशन के लिए अगर वो स्कूल खुले में होंगे तो बहुत अच्छी बात है। असल में तो राइट टू एजुकेशन की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट है, तो हमें तो गवर्नमेंट ये बतलाए कि उसने पूरी जनता को एजुकेट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम किया। ऐसा तो कोई काम उन्होंने किया नहीं कि जिसमें गाँव में और जहाँ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है, वाई गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट वर्किंग वेल। मतलब दिल्ली को छोड़ दीजिए आप, बाकी जहाँ का मामला है, गवर्नमेंट स्कूल जितने बनने थे वो सब कागज़ों पे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। वहाँ टीचर्स भी हैं अपॉइंटमेंट हुए, लेकिन वो आते नहीं हैं। उनका सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? फारूकी साहब, उम्मीद ये की गई थी कि माइनॉरिटी स्कूलों में माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एग्जामेशन दिया गया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि 74% बच्चे वो नॉन माइनॉरिटी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो फिर ये कैसे माइनॉरिटी के बच्चे आगे बढ़ेंगे? ये भी गलत एक परसेप्शन है। मैंने अगेन आपको कहा कि हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उसमें तकरीबन 80-90% बच्चे जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के पढ़ रहे हैं। अब अगर सपोज़ कर लिए क्रिश्चियन मिशनरी के ऐसी जगह पर स्कूल कायम हैं जहाँ के और दूसरी माइनॉरिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो जितने भी हमारी जो एफ़र्ट हैं और जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है उसको वेस्ट करते हैं? अगर वो बाकी अपने हम वतनों को अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें क्या तकलीफ़ वाली बात है? और फिर जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है, उसमें सरकार किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं कर सकती। फिर आप इस रिपोर्ट को क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट क्या है? फिर आप मुझसे वो बात कहलवाना चाह रहे हैं जो मैं नहीं कहना चाह रहा। आजकल जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितनी भी मुहिम चल रही हैं, वो सारी की सारी एक ख़ास एजेंडे के तहत चल रही हैं और ये उस एजेंडे का पार्ट है। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस रिपोर्ट को लेकर उठ रहे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उनकी जमात उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हालिया जिला परिषद के इंतखाबात में उनकी पार्टी को लगभग 27 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। MIM सरबराह ने कहा है कि यूपी के 50 अजला में तंजीमी सतह पर उनकी पार्टी मजबूत है। तो पिछले 5 साल से विधानसभा के चुनाव के लिए हमारे संगठन के तमाम जिम्मेदार, जिसमें शौकत साहब प्रेसिडेंट हैं, वो कर रहे हैं। और पिछले जो ज़िला परिषद चुनाव हुए थे उसमें हमने करीब 27 के करीब सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। मेरे ख्याल से 40 या 45 पे हमने सेकंड पोजीशन हमको मिला। हमारे दासना में चेयरमैन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स हैं। हर कम से कम मेरे ख्याल से 50 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा संगठन अच्छी तरह से मजबूत हो चुका है। तो इस एतबार से 5 साल के बनिस्बत इस बार हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा स्ट्रांग है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की आवाम हमको अपने मोहब्बत से, अपने दुआओं से और अपने वोट से नवाजेगी और इस बार अच्छा हमारे विधायक जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। अगर आपका नजरिया मुस्बत हो तो जिंदगी में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को साबित किया नवीन गुलाय ने। जिन हालात से लोग जीने की उम्मीद तक छोड़ देते हैं, नवीद ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। देखते हैं उनकी ये कहानी। नवीन गुलिया जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे। ट्रेनिंग के दौरान हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। 2004 में दिल्ली से गाड़ी चलाकर वो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास मार्समिक ला तक गए। मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ मुश्किल करने से, कुछ कठिन करने से, जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करने से तभी जीवन का सार बनता है। नवीन गुलिया की कहानी लोगों के लिए एक मिसाल है। लॉटल प्रेजेंस, जीतेंगे हम। तैराकी एक ऐसा फन है जिसे लोग शौक के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कानपुर के एक ऐसे तैराकी है जिन्होंने अपनी जिंदगी तैराकी में सर्फ कर दी। 50 साल की उम्र के बाद से पंकज जैन नामी तैराकी ने तैराकी नहीं छोड़ी। पंकज जैन ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तैराकी चैंपियनशिप में मुल्क का नाम रोशन किया और इसी तैराकी की वजह से अपने खानदान के गुजर बसर का इंतजाम भी किया। तैराकी की वजह से उन्हें नौकरी मिली और आज वो नौजवानों के लिए तैराकी की मिसाल पेश करते हैं। पंकज जैन ने कानपुर में 18 किलोमीटर गंगा नदी में तैराकी की और अपने हाथ और पांव तैराकी के दौरान बांधे रखे। ताहम उनका कहना है कि कोई भी हाथ और पांव बांधकर किसी ट्रेनिंग के बगैर तैराकी न करे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।